हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि आपको बताया गया है कि हम आज की वीडियो में अजमेर बोर्ड का 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हम 2011 से लेकर 2019 तक 9 वर्ष के पेपर हल करेंगे, सप्लीमेंट्री और मूल पेपर जो है। इससे आपको जिन बच्चों का अभी इस वर्ष पेपर जिन्होंने देना है, जिनका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही। और जो बच्चे अब 10th में हुए हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, उस सिलेबस के साथ साथ यदि इन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं 8-10 साल पिछले पेपर को, तो उनको काफ़ी मदद मिलती है, पेपर के बारे में पता चलता है। और उसमें से लगभग 30% जैसे कि आपको बताया सवाल रिपीट भी होते हैं, और पेपर क्या करने का तरीका, पेपर में किस लेवल के सवाल आते हैं, वो भी हमें पता चलता है। तो आज की वीडियो में हम 2013 का पेपर शुरू करेंगे करना। ये पेपर हम पहले 15 सवाल करेंगे आज की वीडियो में 2013 पेपर के, और आने वाली वीडियो में हम बाकी के 15 सवाल करेंगे। तो शुक्र और शनिवार को पेपर सॉल्व किया करेंगे और अदर डे सिलेबस करेंगे। जो 10th में अब हुए हैं उनके लिए साथ में उन्होंने पेपर भी हल करने। हालांकि आपको इसमें पेपर में कुछ प्रश्नावलियाँ आपको नहीं करवाई हुई हैं, तो आपको उनसे संबंधित सवालों में दिक्कत आएगी, लेकिन वो सिलेबस हमारा चल रहा है, वो साथ में चलने दीजिए। और इसमें जो सवाल करवाए जाएंगे वो समझाए जाएंगे। जब आपका वो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, तो आपको अपने आप ये क्लियर हो जाएगा कि ये सवाल काफ़ी मदद वाला है। तो इसलिए आप प्लीज़ लगातार देखते रहें और वीडियो को पूरा देखा करें। आइए हम 2013 का पेपर शुरू करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट सवाल है 44 और 99 का HCF निकालना है। जैसे ये पहला सवाल है 44 और 99, 44 और 99 का HCF ज्ञात करना है हमने। तो HCF निकालना है तो दो विधियां हैं, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एक गुणनखंड करके। तो ये टॉपिक आपको करवाया हुआ है जो फ़िलहाल 10वीं में है। तो ध्यान दें, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यदि हम करते हैं तो 99 अंदर आएगी, बड़ी संख्या भाज्य हो जाएगा, 44 भाजक हो जाएगा। तब हम फर्स्ट स्थिति में इसको करते हैं तो 44 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 44 दूना 88 होते हैं। यहाँ हमारे पास 11 बच गया। अब देखें आप, फर्स्ट स्थिति में हमारे पास आया भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अपने देखते हैं कि इसमें क्या आया। भाज्य 99 था, भाजक हमारे पास 44 है, इंटू भागफल 2 है, और शेषफल क्या आया 11। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट स्थिति में शेषफल 0 नहीं। तो अब सेकंड स्थिति करनी होगी इसकी। तो सेकंड स्थिति हम जैसे करते हैं तो सेकंड स्थिति में अब हमारे जो 11 है वो भाज्य हो जाएगा और 44 हमारे क्या हो जाएंगे, भाजक। भाज्य हो जाएगा 44 और 11 भाजक हो जाएगा। अब पहाड़ा पढ़ते हैं 4 तक, 11 चौका 44। अब सेकंड स्थिति में A बराबर BQ प्लस R। सेकंड स्थिति में हमारे पास भाज्य 44 है, भागफल 4 और भाजक 11 है, और प्लस शेषफल 0 है। अब हमें पता है कि शेषफल क्या प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो जब शेषफल 0 हुआ तो हमने देखना है किस संख्या से शेषफल 0 हुआ है, किसके पहाड़े से शेषफल 0 हुआ है, 11 के। तो इसके मतलब अतः हम कह सकते हैं, अतः HCF बराबर 11। HCF बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस प्रकार जिस पहाड़े से शेषफल 0 आता है वही हमारा HCF होता है। स्टेप वाइज करते जाना, जब तक 0 नहीं आता शेषफल तब तक करते जाएंगे हम। हर स्थिति में जो शेषफल है वो बाहर आ जाएगा और भागफल हर स्थिति में अंदर आता जाएगा। तो जब शेषफल 0 आ गया तो जिससे 0 आया वो हमारा क्या होगा, HCF। ये हमारे अजमेर बोर्ड 2013 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये 2013 में पहला सवाल आया था 1 नंबर का। अब हम इसका अगला सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपये है। तो इसको समीकरण बीजीय रूप में लिखना है, समीकरण रूप में लिखना है। तब हम इसमें देखेंगे कि 7 पेंसिल, तो मान लेते हैं, माना 1 पेंसिल का मूल्य X रुपये और 1 पेंसिल का मूल्य 100 रुपये और 1
पेन का मूल्य ₹y। अब देखें कि एक पेंसिल x रुपए में आती है और एक पेन y रुपए में आता है। तो अगर मान लीजिए एक पेन 5 रुपए में आता है तो 7 पेन कितने में आएंगे, तो इंटू करेंगे। तो जैसे एक पेंसिल x रुपए में आती है और कितने पेंसिलों की बात की गई है, 7 पेंसिलों की। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका समीकरण रूप हम लिखेंगे समीकरण रूप में। तो एक पेंसिल x रुपए में आती है, ज्ञात कितनी करनी है, 7। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x। एक पेन का मूल्य y रुपए है तो 5 पेन का मूल्य हो जाएगा 5y। और टोटल कितने रुपए लगते हैं, 29। इस प्रकार हम इसको समीकरण रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक का मान लिया कितने हैं हमारे पास, 7, फिर एक का मान लिया कितने हैं, 5, और दोनों को मिला के कितने रुपए लग रहे हैं, 29। ये हमारा बीजीय रूप मतलब समीकरण रूप में हो गया। अब हम इसका अगला सवाल करते हैं। जैसे कि तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात करना है। तो तीसरे सवाल को हम हल करेंगे। तो AP है ये, तो प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद ए हमारा है 2 और सारावंतर D का मान है A2 माइनस A1, मतलब 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। D हमारा है 5, प्रथम पद है 2, और N कितना है, 11वां पद निकालना है। N का मान 11 है और A11 का मान ज्ञात करना है, मतलब 11 नंबर संख्या का मान निकालना है। तो आपको पता है कि सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैसे तो सीधा ही 11वां पद निकालना है तो A प्लस 10D लगा देंगे हम, A प्लस 10D लगा सकते हैं हम, अगर सीधा हमने निकालना है। तो इसमें हमने मान रख दिया A11 कितना आ जाएगा, प्रथम पद 2 है, 2 है, N हमारे पास है 11 माइनस 1 इंटू D है हमारे पास 5। तो इस प्रकार से हमारा 11 नंबर पद आ गया 2 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5। तो इंटू कर देते हैं, पहले इंटू करना है, आप जल्दबाजी में पहले योग कर देते हैं, तो पहले इंटू करना है। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 2 प्लस 50 मतलब 52, आंसर आ गया हमारा। 11वां पद कितना आ गया, 52 आ गया। ये टॉपिक हम कर रहे हैं तो ये सवाल में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम एक और सवाल करते हैं। जो सवाल नंबर 4 है, इसमें एक रेखाखंड के अनुपात दिए हुए हैं। जैसे ये एक रेखाखंड हो गया A और B, 2 बिंदुओं से रेखाखंड बना, -1 7 और 4 -3, ये रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड को कोई बिंदु मान लीजिए C बिंदु 2:3 में बांटता है। तो इस C बिंदु के निर्देशांक हमने निकालने हैं। तो आपको पता है विभाजन सूत्र लगेगा, क्योंकि विभाजित अनुपात का मतलब विभाजन हो रहा है। तो विभाजित सूत्र इसमें लगाएंगे। तो क्योंकि आपको पता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2, और y x का आ गया, क्योंकि एक बिंदु में 2 x और y होता है तो x का मान आ जाएगा। y के लिए है m1 y2, y के लिए है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से अब इसमें हम मान रखेंगे। तो मान रखते वक्त ध्यान रखना है, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो अब इसमें मान रखेंगे हम, अनुपात आ गया m1 m2, ये m1 और ये m2। तो हम इसमें मान रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा m1 का मान 2 है प्लस x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान 3 है और इंटू x1 का मान है -3, बटा में आ गया 2 प्लस 3। इसी प्रकार y में मान रखेंगे तो m1 का मान 2 है 2 है और y2 का मान है -3, y2 का मान -3 है। यहाँ x1 का मान 1 है, माइनस का 1 है, और इस प्रकार से यहाँ प्लस आ गया m2 3 है, इंटू में y1 का मान 7 है, बटा में 2 प्लस 3। अब ध्यान दें आप, इसमें आ जाएगा
x बराबर 2 को 4 से करेंगे 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, बटा में 5। इसी प्रकार यहाँ आ गया 3 दूनी 6 आ गया, इंटू करेंगे तो 7 तिया 21 आ गया, बटा में 5। अब इसको आगे देखते हैं, तो हम आगे देखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 बटा में 5, मतलब x का मान क्या आ गया, 1 आएगा। x का मान क्या आएगा, 1 आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं तो y बराबर ये प्लस का 21 और 6 माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, जुड़ने के बजाय घट जाएगा तो 15, मतलब y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि वह बिंदु के निर्देशांक x का मान 1, y का मान 3, मतलब वह विभाजन बिंदु के निर्देशांक 1,3 है। तो ये टॉपिक भी हमने किया हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो नए विद्यार्थी हैं और जो पुराने हैं उनको सारा सिलेबस किया हुआ है। अब ध्यान दें अगले सवाल की तरफ। जैसे 5वां सवाल है अजमेर बोर्ड का, इसमें लिखा हुआ है 7,-3 एक बिंदु है, उस बिंदु में y अक्ष की दूरी बतानी है। तो आपने ऐसे सवाल में क्या करना है, अगर y अक्ष की दूरी बताई है तो अंशवर क्या आएगा, x का मान। अंशवर क्या आएगा, x का मान कितना है, 7। और यदि x अक्ष के से दूरी पूछी है तो कौन सा लगा देंगे, y का मान। अब यहाँ y अक्ष से दूरी पूछी तो हमने x का मान उत्तर रख दिया। अगर x का मान दूरी पूछते x अक्ष से तो हम y का मान अंशवर में लगा देते। तो इस प्रकार ये 5वां सवाल है। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। जैसे 6ठा सवाल है, इसमें POA का मान निकालना है हमने, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, उन्होंने बोला है। जैसे कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। तो जैसे आपको पहले पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, तो मतलब इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब हम इसमें कोण निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ ये लिखेंगे कि कोण AOB प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि AOBP एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक। तो यहाँ देखें कोण A 90 है, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं वृत्त पर। यहाँ भी स्पर्श रेखा और ये केंद्र से त्रिज्या मिलते हैं तो यहाँ भी 90 का। तो इस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या हो गया, 180। 90 और 90 180 डिग्री हो गया, 90 और 90 180 हो जाएगा। तो जब कोई एक सम्मुख युग्म 180 डिग्री है तो दूसरा भी 180 होगा। तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसका मतलब दूसरा युग्म भी क्या होगा, कोण O और कोण P का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसमें कोण P उन्होंने दिया हुआ है, कोण P दे दिया उन्होंने सवाल में, जैसे लिखा है 80 डिग्री है, कोण P का मान उन्होंने दिया है 80 डिग्री है। तो कोण POA का मान निकालना है, तब कोण हमने POA का मान निकालना है, झुकी हुई है मतलब स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया है। तब हम देखें आप कि पहले हम AOB का मान निकालेंगे। P का मान 80 डिग्री दिया हुआ है सवाल में, बराबर 180। आपको पता है पक्षांतरण करने पर ये आ जाएगा AOB बराबर 180 माइनस 80, मतलब AOB का मान आ जाएगा 100 डिग्री। अब पूरा कोण 100 डिग्री है, लेकिन हमें कौन सा भाग चाहिए इसका, हमें चाहिए इसका भाग P से लेकर, ध्यान दे देना आप, P से लेकर A पर ख़त्म होता है, तो हमें ये भाग चाहिए, O का आधा भाग चाहिए। तो आपको पता है जब हम केंद्र को, बाह्य बिंदु को, दो स्पर्श रेखाओं का जो बाह्य बिंदु होता है उसको हम केंद्र से मिलाते हैं, तो वो केंद्र को कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो मतलब कोण POA 1/2 है कोण AOB का, पूरे का क्या है, आधा है। तो हम कह सकते हैं POA कितना आ जाएगा, POA इसका आधा हो जाएगा, यहाँ 100 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारे पास
50 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। सिंपल सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जहाँ स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलते हैं वहाँ 90-90 का कोण है, तो इसका मतलब सामने के कोण 90-90 हो गए, तो ये चक्रीय हो गया। तो बाकी दो कोण भी हो गए, उनका योग भी 180 होगा। तो पी का दिया हुआ है, स्पर्श रेखाएँ झुकती हैं वहाँ, तो दूसरा केंद्र का पूरा कोण आ गया। और जहाँ स्पर्श रेखाओं का जो बाह्य बिंदु होता है वो केंद्र से मिलाते हैं, तो केंद्र के कोण को समद्विभाजित करता है। तो ये पूरा 100 आया था, ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हमारा छठा सवाल था। 7वें सवाल में दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल निकालें आप। 1 नंबर का सवाल है ये। तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू आर 14 है इंटू 14, 2 से कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास 44 इंटू 14। जो 14 को 4 से करेंगे तो 56 आएगा, फिर 4 से करेंगे, 14 को 4 से करेंगे तो 56 आएगा, 56 और 5 क्या हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। 8वें सवाल में एक रेखाखंड है 7.5 सेंटीमीटर का, जैसे लिखा हुआ है 7.5 सेंटीमीटर का। तो एक रेखाखंड बनाने के बाद, खींचने के बाद उसको 2:3 में बांटना है। तब ऐसी स्थिति में रेखाखंड को विभाजन जब करते हैं हम, तो रेखाखंड का जो विभाजन होता है, आपने उस रेखाखंड के 2 बिंदु होते हैं। एक बिंदु पर ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण और एक बिंदु पर नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बना लेना है, जिस रेखाखंड का अनुपात करना है। तो एक बिंदु पर ऊपर की ओर 60 डिग्री कोण और एक पर नीचे की ओर 60 डिग्री, चाहे वो आप कोण प्रकार से बनाएं, चाहे आप कोण डी से बनाएं। तो प्रकार से बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो कोण बना लेंगे, सेम कोण बनाना है, चाहे आप 50 का बना रहे हो तो 50 का इधर बनाना है, मतलब न्यून कोण बनाना है, सेम न्यून कोण, एक बिंदु पर ऊपर की ओर, एक बिंदु पर नीचे की ओर। उसके बाद हम इसको अनुपात में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। सबसे बड़ा अनुपात क्या है, सबसे बड़ा है 3, अनुपात में सबसे बड़ा 3 है। अब हम अपने प्रकार को एक समान लंबाई का खोल लेंगे, लगभग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी आप खोलना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जब तक सभी चाप नहीं लगते हम प्रकार को नहीं हिलाएंगे। तो जैसे हमने प्रकार को लगभग 1.5 सेंटीमीटर खोल लिया, तो अब 1.5 सेंटीमीटर खोल लिया, तो ए पर प्रकार की नोक रखनी है। ए पर प्रकार की नोक रखी, पहला चाप, फिर जो फर्स्ट चाप है उस पर प्रकार की नोक रखी, सेकंड चाप, प्रकार उतनी खुली होनी चाहिए, फिर उस पर आगे थर्ड चाप, क्योंकि 3 बड़ा है तो 3 चाप लगा लिए। इसी प्रकार उतनी खुली प्रकार बी पर रखी, फर्स्ट चाप, फिर बी के पहले चाप पर रख के यहाँ पर रख के, फिर अगला चाप, फिर इस पर रख के अगला चाप, तीसरा चाप दूसरे पर रख के। तो इस प्रकार से हमने चाप लगाए। ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। यहाँ हो गया B1, B2 और B3। तो इस प्रकार से हमने चाप लगा लिए। अब हम देखते हैं अनुपात में 2:3 में बांटना है। तो 2 ये रहा, पहले 2 है, बाद में है 3। अब इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो रेखाखंड है वो विभाजित हो जाएगा और उसके जो भाग होंगे, पहला भाग पूरे का 2 होगा और दूसरा 3 होगा। इस प्रकार हम रेखाखंड का विभाजन कर सकते हैं। तो ये सवाल नंबर था हमारा 8। अब हम 9वां सवाल करते हैं। जैसे कि 9वें सवाल में चाप की लंबाई का सूत्र पूछा है, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। जैसे एक सवाल है कि किसी घटनाओं की सभी प्रायिकताओं का योग, तो किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जैसे मान लो न होने की, किसी घटना के न होने की प्रायिकता 3/4 है, होने की 1/4 है। तो इन सभी घटनाओं की, ये दोनों जो प्रायिकता हैं, इनका योग क्या होगा, 1 होगा। तो योग होता है बराबर 1। अपने इसका लैसे लेके हल करेंगे तो योग क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा 10वां सवाल था। जैसे 11वां सवाल है। 11वें सवाल में किसी त्रिभुज में ABC में DE समांतर है BC, ये दे रखा है, क्योंकि त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में DE समांतर है BC। ये आप याद रखना, कभी किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटने वाली लाइन, जैसे DE
त्रिभुज की ए बी और ए सी भुजा को काट रहा है डी पर और ई पर, तीसरी भुजा के त्रिभुज की तीसरी भुजा के समान अंतर दी हो, मतलब इनका अंतर समान है, तब हम ये सूत्र लगा सकते हैं कि जिन भुजाओं को काट रहा है ना वो उनका अनुपात हो जाएगा समान। जैसे डी के कारण इस ए बी भुजा के दो भाग हो गए, ए डी बटा में बी डी का जो उत्तर आएगा वही आंसर होगा समान अनुपात ए ई बटा में ई सी का। जब किसी त्रिभुज में ऐसे समान अंतर दिया हो उसमें हम वो जो दो भुजाओं के टुकड़े हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, वो बटा में इस प्रकार से समान बराबर का निशान लगा के लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। प्रमेय बोलते हैं। तो अब अपने इसमें देखें कि इसमें मान रख सकते हैं हम। जैसे इसमें हम मान रखेंगे ए डी का मान 1.5 दिया हुआ है, बी डी का मान 3 दिया हुआ है, ए ई का मान 1 है और ई सी का मान ज्ञात करना है। हम वज्र गुणा कर देंगे इसका, तो इस प्रकार से इसका जैसे ही हम वज्र गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी बराबर 3 बटा में 1.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आ गया 0, तो इसी का मान क्या आ गया 2, 15 दूना 30, तो इसी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल हम बड़े आराम से कर सकते हैं यदि हमें प्रमेय आती है। प्रमेय वाला टॉपिक भी हम करेंगे और ये था हमारा 11वां सवाल। जैसे सवाल नंबर 12 है, इसमें साइन का मान दिया हुआ है 3/5, कोस और कोसेक का निकालना है। तो हम ये विधि करते हैं, तो इसमें दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में हम ये लगाते हैं लाल बटे कक्का। तो हम देखते हैं कि पहला मान साइन का होता है, लाल बटे कक्का में पहला मान साइन, फिर कोस और फिर टेन होता है। तो पहला मान साइन का है, साइन में क्या है लंब और करण है। तो हम देख लेते हैं यहाँ साइन का मान दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, कोण देखना जरूरी है साथ में 3/5, और साइन का मान होता है लंब बटा करण बराबर 3/5। तो इसका मतलब करण 90 के सामने की भुजा होती है, करण का मान 5 दिया हुआ है। लंब जिस कोण को देख रहे हैं, जैसे इस सवाल में ए को देख रहे हैं तो ए के सामने की भुजा लंब है, लंब कितना है हमारा 3। अब हमें क्या चाहिए, तीसरी भुजा चाहिए इसकी आधार। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में 90 के सामने करण की स्क्वायर, बाकी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय आ गया। तो करण हमारा क्या दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर लंब 3 दिया हुआ है और आधार ए बी हमने ज्ञात करना है, ए बी का स्क्वायर। अब हम पक्षांतरण कर देंगे इसको। जैसे ही हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आ गया ए बी की स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर 25 होता है और 3 की स्क्वायर 9 प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया ए बी की स्क्वायर, हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा 16। तो ए बी का मान हमारे पास आ गया 4। ए बी का मान, एक और भुजा कितनी आ गई हमारे पास 4। अब हम कोई सा भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास ए बी का मान आया, अब हमने कोस में लगा के देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे लाल बटा कक्का में, हम देखेंगे लाल बटे कक्का में कोस का मान, लाल बटे कक्का में कोस का मान देखो, पहला साइन दूसरा कोस, कोस का मान होता है आधार बटा करण। तो हमारे पास सभी भुजाएं हैं, हम लगा सकते हैं। ए को देखेंगे तो आधार क्या है ए बी, और करण 90 के सामने होता है ए सी। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 4/5 कोस का। इसी प्रकार हम कोसेक का मान निकालेंगे। तो कोसेक का आ जाएगा, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो कोसेक तो सीधा ही आ गया k/l, मतलब k का मान इसी को पलट देंगे 5/3, 5/में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारा 12वां सवाल था। जैसे हमने 13वें सवाल का मान निकालना है, ये दिया हुआ है tan 65/25। तो आप देखें कि इनका यदि मान 90 हो रहा है
65 और 25 90 हो रहे हैं, तो इसमें एक सर्वसम्मिका से ये सवाल हो जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं, चेंज करेंगे हम। 10 65 बटा में कोट 25 है, तो 25 का दूसरा रूप हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग क्या है 90 है। 90 माइनस क्या घटाएं कि 25 आ जाए, तो 65 घटाएंगे। 90 माइनस क्या घटाएं 25 आ जाए, 65 घटाएंगे हम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसमें सूत्र लागू हो जाएगा सर्वसम्मिका कि यदि कोट 90 माइनस थीटा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम tan लिख सकते हैं। तब हम उसको tan लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा tan, जो थीटा 90 के माइनस में लिखा है, घटा के नहीं लगाना, जो माइनस में लिखा है वही यहाँ लगाना है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार इस सवाल में ये सूत्र लागू हो जाएगा। तो ऊपर है tan 65 जिसको हमने चेंज नहीं किया, नीचे चेंज किया है हमने, तो कोट 90 माइनस थीटा बन गया। तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोट की जगह हम क्या लगा सकते हैं tan, जो थीटा इसके माइनस में लिखा हुआ है वही इसके tan के साथ आएगा। ये नहीं कि घटा के लिखें, आप सूत्र के हिसाब से देख लें आप। अब आपको पता है सेम संख्या कट जाएगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार के सवाल बड़े आराम से आप कर सकते हैं। जैसे सेम ही सवाल आ गया 14वां, तो इसमें इन दोनों का योग क्या 90 हो रहा है। यदि 90 हो रहा है तो ये सवाल हल हो जाएगा। दोनों में से एक का लिखने का तरीका चेंज कर देंगे। जैसे पहले पढ़ा रहने दिया हमने साइन 35 इंटू, कोई निशान नहीं है तो इंटू है, कोस 55 को हमने लिख दिया कोस, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है 90। 90 माइनस क्या घटाएं कि 55 आ जाएगा 35। फिर इधर भी इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। जैसे हमने यहाँ कोस 55 को चेंज किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 55 को चेंज करेंगे, तो यहाँ आ गया कोस 35 इंटू, साइन का लिखने का तरीका चेंज करेंगे क्योंकि दोनों का योग 90 है। 90 माइनस क्या घटाएं कि 55 आ जाए, तो आपको पता है 35 ही घटाने पर 55 आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब इसमें सर्वसम्मिका लागू होगी। सर्वसम्मिका क्या है, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा, जो थीटा माइनस हुआ है वही आ जाता है, कोस को हम क्या लिख सकते हैं साइन, साइन के साथ आ जाता है। इसी प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो यहाँ देखें आप, पहला है साइन 35 इंटू कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस की जगह हम क्या लगा देंगे साइन। थीटा जो माइनस में लिखा होता है वही लगाना होता है, माइनस करके नहीं लगाना, प्लस कोस 35 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन की जगह क्या आ जाएगा अब कोस आ जाएगा, जो थीटा माइनस में लिखा है वही लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया साइन 1 और 1 साइन, दोनों के बीच में इंटू है, तो ये हो जाएगा साइन की स्क्वायर 35। उसके बाद प्लस यहाँ भी दोनों के बीच में इंटू है, तो कोस की स्क्वायर 35। और जब साइन और कोस प्लस में हो और उनका स्क्वायर हो और थीटा सेम हो, उनका कोण सेम हो और दोनों स्क्वायर में हो, तो ये सर्वसम्मिका होती है हमारी कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ये कंडीशन लागू हो रही है। थीटा सेम है, दोनों स्क्वायर में है, दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब दोनों का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार के सवालों का मान ज़्यादातर 1 आता है। अब हम इसका लास्ट सवाल करेंगे। ये देखिए आप 15वां सवाल कि एक छड़ दी हुई है, ये है छड़ की माप दी हुई है, छड़ की माप है, ये छड़ की माप है और ये है तार। तो छड़ को तोड़कर पिघलाकर तार बनाया है। तो आपको पता है क्योंकि छड़ को पिघलाकर तार बनाया, तो इसलिए यदि हम एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी बनाते हैं तो जो वस्तु बनाई है उसका आयतन और जिससे बनाई है उसका आयतन बराबर रख देते हैं, दोनों का आयतन बराबर रख देते हैं। यदि हम एक वस्तु को तोड़ के दूसरी बनाते हैं तो जिसको पिघलाया है हमने उसका आयतन और जो बना रहे हैं उसका आयतन बराबर रख देते हैं, तो अपने आप इसका जो भी मान है हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे सवाल में है, छड़ की त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दे रखी है, तार की ऊंचाई दी हुई है मतलब लंबाई दे रखी है,
और उसको मीटर में थी, इकाई सेम होनी चाहिए, हमने इसको सेंटीमीटर में कर लिया 100 से इंटू करके। अब हमारे पास तार में भी त्रिज्या और ऊंचाई है, तार में भी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या हमने निकालनी है, छड़ में भी त्रिज्या और ऊंचाई, और त्रिज्या और ऊंचाई वाली जो आकृति होती है वो आकृति होती है बेलन। तो इसका मतलब तार का आयतन भी बेलन है और छड़ का आयतन भी बेलन है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें R2 और H2 लिख देते हैं, यहाँ भी आएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 1 लिख देते हैं क्योंकि छड़ भी बेलन होती है और तार भी बेलन होती है। तो यहाँ सीधा एक तो पाई से पाई चला जाएगा। अब R2 हमने ज्ञात करना है, इंटू H2 का मान है 1800 मतलब तार, और छड़ की लंबाई दी हुई है 8 और त्रिज्या दी हुई है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 8 आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया हमारे पास। अब हम पक्षांतरण करते हैं तो आप देखते हैं कि R2 बराबर आ जाएगा 2/1800, मतलब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/900। अब स्क्वायर हट जाएगी, इसका वर्गमूल लेंगे हम, तो R की स्क्वायर हट गई तो हमारे पास आ गया रूट में 1/900। तो इसका मतलब R2 का मान आ गया हमारे पास 1 का वर्गमूल 1 होता है और 900 का क्या होगा 30। तो त्रिज्या आ गई 1/30। हमने तार की मोटाई निकालनी है, मोटाई का मतलब व्यास, तो व्यास निकालना है। तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास 2 इंटू R, मतलब 2 इंटू R का मान 1/30 है, तो व्यास हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने ये 2013 का पेपर कर रहे हैं, इसको आपने अच्छे से किया है। अब अगली वीडियो में इसके शेष सवाल करेंगे हम, तो इसको फेयर कॉपी में करना है। जो बच्चे 10वीं कर रहे हैं वो भी फेयर कॉपी में कर लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे, हमें ये पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। धन्यवाद।